जून 1993 यानी कि 1993 मुंबई पुणे हाईवे के पास के जंगल से एक बच्चे की लाश मिली थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि ये लाश 1 साल के बंटी की थी। 1990 से लेकर 1996 तक वेस्टर्न महाराष्ट्र के कई बच्चे इसी तरह लापता हुए थे और लापता होने के कुछ दिनों बाद ऐसे ही सुनसान जगहों पर उनकी लाशें मिली थी। इसी वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था। और आखिर वो कौन था जो इन मासूम बच्चों की हत्या कर रहा था? हाय, मैं हूं आर्यन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के गवित सिस्टर्स के बारे में और जानेंगे कि कैसे एक माँ और 2 बेटियों ने मिलकर 40 से भी ज्यादा बच्चों को पहले तो किडनैप किया और किडनैप करने के बाद उनकी हत्या कर दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराष्ट्र से बच्चों के लापता होने का सिलसिला जारी था, लेकिन सवाल था कि बच्चों के लापता होने और इतनी बेरहमी से हत्या करने के पीछे था कौन। इस क्राइम के पीछे थी 3 औरतें, अंजना बाई और उसकी 2 बेटियां रेणुका और सीमा, और इनको नाम दिया गया था द गवित सिस्टर्स। अंजना बाई साल 1973 यानी कि 1973 में अपने आशिक के साथ भागकर पुणे आई थी और यहीं पर अंजना बाई को एक बेटी हुई थी जिसका नाम रेणुका रखा गया था। बताया जाता है कि रेणुका का पिता और अंजना बाई का आशिक रेणुका के पैदा होते ही किसी और के साथ इन दोनों को छोड़कर भाग गया था। अंजना बाई को जानने वाले बताते हैं कि अंजना बाई को शुरू से ही चोरी करने की आदत थी और वो चोरी चकारी करके ही अपना घर चलाया करती थी। कुछ टाइम के बाद अंजना बाई की मुलाकात मोहन गवित नाम के एक रिटायर्ड सोल्जर से होती है और मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। साल 1975 यानी कि 1975 मोहन गवित और अंजना बाई को एक बेटी हुई थी जिसका नाम सीमा रखा गया था। मोहन और अंजना की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अंजना बाई की चोरी करने की आदत अभी तक नहीं गई थी, जिसकी वजह से मोहन को कई बार शर्मिंदा भी होना पड़ा था। बताया जाता है कि मोहन ने कई बार अंजना को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती और अंजना बाई की इसी चोरी करने की फितरत की वजह से मोहन गवित उसे छोड़ने का फैसला करता है और कुछ ही दिनों बाद मोहन अंजना को छोड़कर दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी तरफ अंजना बाई की चोरी करने की आदत और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी और साथ ही उसने अपनी दोनों बेटियों रेणुका और सीमा को भी चोरी करना सिखा दिया था। बताया जाता है कि ये तीनों उन औरतों को अपना निशाना बनाती थी जो पूजा करने किसी मंदिर या पंडाल में आती थी। वहीं पर अंजना अपनी बेटियों के साथ मिलकर उन औरतों के गहने, कीमती सामान, पर्स वगैरह लूट लिया करती थी। 1989 में रेणुका की शादी किरण शिंदे नाम के एक आदमी से होती है, जिसके बाद रेणुका को एक बेटा भी हुआ था, लेकिन शादी और बच्चा हो जाने के बाद भी रेणुका ने अपनी चोरी करने की आदत को नहीं छोड़ा था। ऐसे ही एक दिन किसी मंदिर में रेणुका चोरी करती हुई पकड़ी गई थी। मंदिर में ही रेणुका को भीड़ ने घेर लिया था और रेणुका को लगने लगा था कि अब उसे जेल जाने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी लोगों के भीड़ में फंसी रेणुका को एक आइडिया आता है। वो भीड़ को अपना बच्चा दिखाते हुए कहती है कि वो वहाँ पर अपने बच्चे के साथ आई है, तो वो चोरी कैसे कर सकती है। वहाँ खड़े लोग रेणुका के इस इमोशनल ड्रामे में आ जाते हैं और रेणुका बड़े ही आराम से वहाँ से निकल जाती है। रेणुका का बच्चे को शील्ड बनाकर चोरी करने का प्लान सक्सेसफुल था, जिसके बाद उसने घर जाकर ये बात अपनी माँ अंजना बाई और बहन सीमा को बताई थी और यहीं से अंजना बाई, रेणुका और सीमा ने बच्चों को किडनैप करना शुरू कर दिया था। मुंबई, ठाणे, कल्याण, नासिक और कोल्हापुर के बच्चों को ये तीनों अपना निशाना बनाने लगी थी। साल 1990 यानी कि 1990 रेणुका ने सतारा से एक भिखारी के बच्चे को किडनैप किया था और किडनैप करने के बाद उसका नाम संतोष रखा था। रेणुका ने संतोष का यूज करके कई चोरियों को अंजाम दिया था। अप्रैल 1991 अंजना बाई, रेणुका और सीमा संतोष को लेकर नासिक के महालक्ष्मी मंदिर में आती हैं, जहां पर सीमा एक लेडी का पर्स चुराती हुई पकड़ी जाती है। लोगों ने सीमा को पकड़ा हुआ था। उस वक्त संतोष अंजना बाई के पास था। लोगों का ध्यान सीमा से हटाने के लिए अंजना बाई संतोष को जोर से जमीन पर पटक देती है और फिर वही होता है जैसा ये चाहती थी। लोगों का ध्यान सीमा से हटकर उस छोटे बच्चे पर चला जाता है और सीमा बड़े ही आराम से वहां से गायब हो जाती है। अंजना बाई अपनी दोनों बेटियों के साथ महालक्ष्मी मंदिर से बाहर तो आ गई थी, लेकिन 1 साल का वो बच्चा जिसे अंजना बाई ने सीमा को बचाने के लिए जमीन पर पटक दिया था, उसे काफी चोटें आई थी और जिसकी वजह से वो लगातार रोए जा रहा था। अंजना बाई को डर था कि अगर इस बच्चे ने रोना बंद नहीं किया तो वो पकड़ी जाएगी। इसीलिए मंदिर से थोड़ा दूर जाकर एक सुनसान इलाके में अंजना बाई उस 1 साल के बच्चे का सिर एक बिजली के खंबे से मारना शुरू कर देती है और तब तक मारती रहती है जब तक वो मासूम बच्चा मर नहीं जाता। जिसके बाद अंजना बाई उस बच्चे की लाश को एक कूड़े के ढेर पर फेंककर वहां से भाग जाती है। ऐसा ही कुछ एक 1.5 साल की बच्ची के साथ भी हुआ था, जिसे मारने के बाद इन तीनों ने मिलकर उस बच्ची के लाश को कई टुकड़ों में काट कर एक बैग में भर लिया था। जिसके बाद उस बैग को लेकर ये तीनों एक सिनेमा हॉल में जाती हैं और फिल्म देखने के बाद उस बैग को लेडीज टॉयलेट में छोड़कर वहां से फरार हो जाती है।
बताया जाता है कि साल 1990 से लेकर साल 1996 तक अंजनाबाई, रेणुका और सीमा ने लगभग 40 से भी ज्यादा बच्चों को किडनैप किया और काम निकल जाने के बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। अक्टूबर 1996 यानी कि 1996 अंजनाबाई का दूसरा पति मोहन गवित और उसकी पत्नी नासिक पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट करवाते हैं। पुलिस के पूछने पर मोहन बताता है कि उसे अंजनाबाई और उसकी बेटियों पर शक है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी और पकड़े जाने के डर से अंजनाबाई, रेणुका, सीमा और रेणुका का पति किरण फरार हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने सोच लिया था कि ये मोहन गवित से बदला लेकर रहेंगे, जिसके लिए ये मोहन गवित की छोटी बेटी को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं और अपना बदला लेने के लिए कुछ ही दिनों में ये लोग शहर वापस लौट आते हैं। इसी दौरान नवंबर 1996 में पुलिस अंजनाबाई, रेणुका, सीमा और किरण को अरेस्ट कर लेती है। इन सबको अरेस्ट करने के बाद पुलिस इनके नासिक वाले घर पर रेड भी करती है, जहां पर पुलिस को बच्चों के खिलौने और खून के दाग लगे हुए बहुत से बच्चों के कपड़े मिलते हैं। पूछताछ के दौरान ये तीनों एकदम शांत थी और कुछ भी पता होने से साफ मना कर रही थी। लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने सीमा ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाई और उसने पुलिस को बताया कि उसने ही अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर मोहन की बेटी को किडनैप किया था, जिसके बाद उसकी हत्या करके पुणे के एक गन्ने के खेत में दफना दिया था। इसी बीच एक खबर आती है कि रेणुका का पति किरण शिंदे सरकारी गवाह बनना चाहता है। किरण ने अंजनाबाई, सीमा और अपनी पत्नी रेणुका के गुनाहों के काले चिट्ठे पुलिस के सामने खोलकर रख दिए थे। किरण ने पुलिस को उस हर एक जगह के बारे में बताया जहां पर बच्चों को दफनाया गया था और इसी की वजह से रेणुका के पति किरण शिंदे को कोर्ट से माफी मिल चुकी थी। और दूसरी तरफ इस केस का ट्रायल शुरू होने से पहले ही साल 1997 यानी कि 1997 में पुलिस कस्टडी में अंजनाबाई की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। जून 2001 में कोल्हापुर सेशंस कोर्ट ने रेणुका और सीमा को 13 किडनैपिंग्स और 6 हत्याओं का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी साल 2004 में उनकी इस डेथ सेंटेंस को अप्रूव कर दिया था, जिसके बाद अपनी सजा के खिलाफ इन दोनों बहनों ने सुप्रीम कोर्ट में मर्सी पिटीशन दी थी। लेकिन इनके ब्रूटल क्राइम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद सीमा ने 2008 में और रेणुका ने 2009 में प्रेसिडेंट को भी मर्सी पिटीशन भेजी थी। लेकिन काफी टाइम के बाद साल 2014 में इन दोनों को वहां से भी कोई राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में ये दोनों बहनें एक और पिटीशन सबमिट करती है, जिसमें कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के जवाब का वेट करते हुए इन दोनों ने काफी मेंटल टॉर्चर झेला है और हर एक दिन मौत के खौफ में काटा है, जिसकी वजह से इनकी डेथ पेनल्टी को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। 18 जनवरी 2022 बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इनकी मौत की सजा को बदलकर आजीवन कारावास कर दिया था। गवित सिस्टर्स अब अपनी पूरी लाइफ जेल में ही बिताएंगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।